नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मैनपुरी में स्वच्छता अभियान के मखौल उड़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये हालात राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान में खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोडवेज के विभागीय अधिकारी सरकार की स्वच्छता अभियान की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह पूरा मामला जनपद मैनपुरी के रोडवेज बस स्टैंड का है, जहां बाथरूम में गंदगी का अंबार लगा है। बदलते मौसम के कारण बीमारी फैल रही है। वहीं रोडवेज बस स्टैंड के बाथरूम में भीषण गंदगी अधिकारियों की लापरवाही साफ दर्शा रही है। तो ये तस्वीरें मैनपुरी के रोडवेज बस स्टैंड की, जहां पर लापरवाही के सैंपल नजर आ रहे हैं। लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और मैनपुरी से हमारे संवाददाता उमाकांत बाथम अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, विस्तार से पहले बताएं पूरा मामला क्या है। बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ योगी सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर करोड़ों योजनाएं लागू कर रही है, बदलते मौसम को बीमारियां फैल रही है, और ऐसे में रोडवेज जो विभाग है यात्रियों के लेके ये बिल्कुल निराधार है। उसे कोई मतलब नहीं है। गंदगी, पुरुष शौचालय उसमें गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन कहीं गंदगी साफ होने का नाम नहीं ले रही है। और जहां सुविधा की बात करें तो मूत्रालय में जो गंदगी है उसको देख के बनता है कम से कम 15-20 दिन से वहां सफाई नहीं हुई होगी। जब हमने उसके लिए एआरएम से संपर्क किया तो उन्होंने फोन हमारा रिसीव नहीं किया। उमाकांत, आपसे समझना चाहेंगे कि ये गंदगी की तस्वीरें जो कि हम दिखा रहे हैं बार बार अपने दर्शकों को, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सरकार जो कि स्वच्छता अभियान के कई दावे करती है, वो इस वक्त कहाँ है? जी बिल्कुल, सरकार जो अभियान चला रही है स्वच्छता अभियान को, उसको जो कर्मचारी है विभाग के वो पलीता लगाता नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो केवल कागजों पर तो दिखाते कि मैंने ये काम कराया है, लेकिन रियलिटी में जनता तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है। ठीक उसी का एक लक्षण ये दिखाई पड़ा है कि रोडवेज बस स्टैंड पर जो है वो गंदगी का अंबार लगा है। ऐसे ही कई विभागों में, बिजली विभाग की हम बात करें तो वहां भी सफाई कर्मचारी प्राइवेट लगे हुए, कभी सफाई होती है तो कभी नहीं होती है। ये कई जगह ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन विभागीय अधिकारी कब एक्शन में आएंगे ये बात समझ नहीं वाली होती है। उमाकांत, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मैनपुरी बस स्टैंड वहां पर पहुंचे तो आपने क्या देखा, और लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने आपके साथ कौन कौन सी जानकारियां साझा की? उन्होंने, जब मैं बस स्टैंड गया तो बस स्टैंड पे जाके लोगों ने ये कहा कि आप पहले पुरुष बाथरूम को चेक करिए कि यहाँ कितनी बदबू है। न तो यहाँ साफ के नाम पर न सैनिटाइजर है, न कोई ऐसी व्यवस्था है। उसी में जो मूत्रालय है उसमें एक कुल्हड़ और रखा है गंदगी के लिए, लेकिन कहीं भी सफाई के नाम पर नाम मात्र भी नहीं है। और पास में जो नाला बना है वो भी गंदगी से भरा हुआ था। जब हमने इसके लिए विभाग के अधिकारियों से कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कल साफ सफाई करवा देंगे, लेकिन बात जो कर रहे हैं साफ सफाई की, तो ये सफाई डेली क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है उमाकांत, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार गंदगी की तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये गंदगी थोड़ी सी गंदगी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि गंदगी से कहीं ना कहीं बीमारियां भी फैलती हैं। उमाकांत जी जी जी, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अधिकारी कहीं ना कहीं ढिलाई दे रहे हैं। इन पर जब सख्ती होगी तब ये कहीं सुधार लाएंगे। उमाकांत, आपसे समझना चाहेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए फिर भी गंदगी का अंबार लगातार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या कहना है? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? क्या स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की है, और उनका इस पर क्या कहना है? देखिए, जहां तक है प्रशासन ने व्यवस्थाएं स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं लागू की है, और गांव में भी शौचालय को साफ सफाई के लिए सैनिटाइजर कई व्यवस्थाएं चल रही है, और देखा भी है कहीं साफ सफाई का वातावरण है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर जू नहीं रेंगती है, और वो उस चीज को
सिरे से खारिज करते हैं। योजनाओं को केवल कागजों में दिखाते हैं कि हमने ये साफ सफाई कराई, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं होती है और इसी का कारण होता है कि किसान में बीमारी का शिकार होना पड़ता है। बात करें हम, ये क्षेत्र मैनपुरी से एक राजनीतिक गढ़ है। यहाँ से समाजवादी से लोकसभा से सांसद डिम्पल यादव है और वहीं जो विधानसभा है उससे जो कैबिनेट मंत्री है हमारे ठाकुर जयवीर सिंह जी है। अब दोनों जब इसमें वीआईपी होने के बावजूद इस तरह की अवस्था है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें अधिकारी है, जो सफाई कर्मचारी है, उसकी कोई लापरवाही जरूर उजागर हो रही है। बिल्कुल, मैनपुरी से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। कागजों तक ये अभियान सीमित होकर रह गया है क्योंकि सरकार जो कि लाखों दावे करती है साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें बयां हो रही हैं वो कुछ और ही हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से रोडवेज बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन जब सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती तो आम जनमानस क्या कर सकता है। उमाकांत, आपसे समझना चाहेंगे कि ये गंदगी का अंबार राजनीतिक गढ़ में लगा हुआ है, वहां के लोगों का इस पर क्या कहना है और क्या ये गंदगी सिर्फ अभी की है और क्या इसकी सफाई के लिए कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं किया गया है? उमाकांत जी, बताना चाहूंगा, सफाई कर्मचारी वहां नियुक्त है, रोड स्टैंड पर रोज सफाई होती है, लेकिन जो शौचालय वाली बात करें हम तो शौचालय पे सुविधाओं के नाम पे टोटा है। अंदर शौचालय में कहीं भी वॉश बेसिन की व्यवस्था नहीं है। 2 शौचालय जो पुरुष मूत्रालय बने हुए हैं उनमें कहीं भी व्यवस्था ये टोटी की नहीं जिससे पानी वहां से उसका जाके वॉश बेसिन हो सके। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, मैनपुरी का ये सूरत हाल हम अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दें कि मैनपुरी में ये रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। उमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे, रोडवेज बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं तो पूरे मैनपुरी का क्या हाल होगा? देखिए, मैनपुरी में वैसे व्यवस्था साफ सफाई की सही है और जहां तक हम बात करते हैं जहां सही लगती है वहां ऐसा नहीं है, लेकिन जब ये जो आर्या न्यूज के कैमरे ने जब ये कैद किया है, ये जहां पर ये रोडवेज बस स्टैंड है, यहाँ जब गंदगी लगी और लोगों की शिकायत थी कि साहब यहाँ सफाई नहीं होती है, सफाई के नाम पे लीक उठती है, तो निश्चित इसको सबसे पहले प्राथमिकता से हमने कैच किया और इसको हमने दिखाया, लोगों से पूछा कि आखिर समस्या क्या। समस्या वही है कि यहाँ ये जो बाथरूम है ये साफ सफाई नहीं होती इसमें। बिल्कुल उमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों से जब आपने बातचीत की और उन्होंने अपनी शिकायतें गिनाई तो क्या वो स्थानीय लोग प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं मिले अभी तक? क्या उन्होंने अपनी शिकायतें उन्हें नहीं गिनाई और अगर गिनाई तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि क्योंकि यह मामला रोडवेज बस स्टेशन का है, यात्रियों का यहाँ आना जाना ज्यादा रहता है और जो यात्री उस बाथरूम में जाते हैं जिनको गुजरना पड़ता है वो यात्रा के समय आए और वो चले गए, तो इसलिए ये चीज लोगों के कम संज्ञान में रही। लेकिन अब जब उसको पास के लोगों को अवगत हो रहा है तो उस पर अब कार्रवाई की उम्मीद लग रही है, क्योंकि वहां के जो कर्मचारी उन्होंने ये कहा है कि सर कल से सफाई होगी। उमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अकेली तस्वीर है रोडवेज बस स्टैंड की? इस तरीके की और तस्वीरें अन्य रोडवेज बस स्टैंडों की भी हैं? देखिए, मैनपुरी जनपद में जो 4 विधानसभा हैं उसमें एक विधानसभा ऐसी है जिसमें करोड़ों लागत से बना हुआ अखिलेश सरकार का रोडवेज स्टैंड 100 पीस बना हुआ है। न तो वहां गाड़ी आती है और योजना हवाई वो संचालित ही नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद उमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो मैनपुरी का सूरत हाल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन के दावे हवाई हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर गंदगी का लगातार अंबार देखा जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस पर शिकायत की है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपको दिखा दें कि स्वच्छता अभियान की ये खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जब यात्री यहां पर पहुंचते हैं और गंदगी का अंबार देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी मन खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है कि किस तरीके से गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है। मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लग गई जिससे कि वो घायल हो गया। बता दें कि गोली सीने को चीरते हुए कंधे के पीछे से बाहर निकली। हालांकि अभी घायल का इलाज जारी है। दरअसल पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ये गोली चली थी। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
ये बताया जा रहा है कि हलिया चौराहे पर गोली लगी है और ये निवासी बिहार का है, टेहरी आसनसोल का, और ये लगभग 35 साल का उम्र है उसका, और फ्रंट पे लगा है, बैक से उसका गोली एग्जिट किया है और वाइटस उसका नॉर्मल नहीं है, काफ़ी सीरियस है वो, वाइटस उसके सही नहीं है। चर्चा हो सर, और कहीं लगी है? एक गोली लगी है कि एक ही एग्जिट एंट्री दोनों एक ही है, एक ही गोली लगी है। कहाँ लगी है सर? फ्रंट से लगी, बैक पे निकली है। स्थिति कैसी है सर? गंभीर स्थिति है। ये बताया जा रहा है कि हलिया चौराहे पर गोली लगी है और ये निवासी बिहार का है, टेहरी आसनसोल का, और ये कि पार्टी के दौरान गोली चली और ये गोली एक युवक को लग गई। हालांकि ये सीने को चीरते हुए कंधे के पास निकली है। अभी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। यहाँ पर एक डॉक्टर की बाइट भी आपको सुनाई थी कि डॉक्टर का कहना है कि अभी हालत गंभीर बनी हुई है। पार्टी के दौरान गोली चली, इस बीच युवक को गोली लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक को गोली लगी। अभी घायल की स्थिति कैसी है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिन दहाड़े युवक को गोली लग गई और सीसीटीवी फुटेज की जांच अभी पुलिस कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। एक पार्टी के दौरान गोली चली और ये गोली युवक को उसके सीने को चीरते हुए उसके कंधे से निकली है। अभी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अपराधियों में यहां पर कहना ये गलत नहीं होगा कि कानून का जरा भी खौफ बचा नहीं है। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला विस्तार से बताएं, क्योंकि अभी की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी, वो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। संतोष। मिर्जापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये हलिया इलाका है, जो आदिवासी क्षेत्र का बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पे है। वहीं पर अभिजीत सिंह जो बिहार का रहने वाला है, बिहार के आसनसोल का जो है रहने वाला है, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जलाशय है जिसको हम बांध बोलते हैं। बांध पे मछलियों का जो है ठेका लेने के लिए वो मिर्जापुर जनपद में आए थे और अपने मित्र जो शशि पटेल उनके मित्र हैं, मुंह बोले मित्र हैं, उन्हीं लोगों के साथ ठेकेदारी करते हैं उत्तर प्रदेश में। उन्हीं यहाँ रहकर वो जलाशय का जो है भ्रमण किए, घूमे और कई बांधों का उन्होंने जायजा लिया। शाम को घर पहुंचे, घर में जो है उनके साथ मीट मुर्गा खाया, खाना पीना हुआ। उसके बाद चला शराब का नशा जो है, उन 4-5 लोग जो बैठकर जो है नशेबाजी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, और दारू पीने के दौरान किसी एक व्यक्ति 4-5 में से किसी एक के पिस्टल से जो है ये गोली चली और जो है अभिजीत सिंह जिसकी उम्र 35 वर्ष की है और उसके सीने को छल्ल करते हुए पीठ पीछे के पार हो गई और वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया। आनन फानन में वही जो 4 लोग बैठे थे, वही मित्रों ने उसको उठाकर मंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से, निजी वाहन पीछे लगी थी, वहां पहुंचाया गया। मंडलीय अस्पताल में जो तत्कालीन पीठासीन डॉक्टर था विशाल यादव, डॉक्टर ने उनको प्राथमिक उपचार दिया। उपचार के दौरान स्थिति काफी गंभीर थी, जिसके चलते जो है डॉक्टर ने इसको अभिजीत सिंह को वाराणसी के ट्रामा सेंटर पर उन्हें रेफर कर दिया है। बिल्कुल संतोष, आपसे जानना चाहेंगी कैसी पार्टी थी जहां पर असलहे का प्रयोग करना इतना घातक साबित हुआ कि एक युवक को गोली लग जाती है और उसके सीने को छलनी करते हुए पीठ कंधे से निकल जाती है। जी प्रियंका, बिल्कुल आप जो कह रही है सही है। यहाँ पर असलहा का प्रयोग कब और कैसे हुआ ये पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। इसके पास से ये असलहा था और कैसे गोली चली ये संदिग्ध है। अभी पुलिस इस पर कुछ बोल नहीं रही है। 12 घंटे से ज्यादा लगभग समय बीत चुका है। अभी हलिया इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता
या मैंने फोन भी किया, फोन नहीं उठाया है। यहाँ पर सीओ लालगंज सीओ जो उनका क्षेत्र है, उन्होंने भी संपर्क नहीं किया है। लेकिन पुलिस की माने तो उनकी तलाश चल रही है, उनकी छानबीन चल रही है कि आखिर यह मामला कैसे इतना तूल पकड़ लिया और गोली चली, सीने से पार हो गई और पीठ पीछे से एक व्यक्ति घायल भी हो गया। और अभिजीत सिंह पूरी तरीके से इसमें मौत के और जिंदगी से लड़ रहा है। ये कहीं न कहीं असलाह का प्रदर्शन कह लीजिए, चाहे कि कानून का खौफ नहीं है और व्यक्ति असलाह कमर में बांधे चलता है अपनी रक्षा के लिए, और कहीं न कहीं यह आत्मघाती बन जाता है। और वही मित्रों के बीच में किसी की पिस्टल से गोली चली और अभिजीत सिंह घायल हो गया। बिल्कुल संतोष, आपसे जानना चाहेंगे घायल की स्थिति अभी क्या है, और क्या ये समझा जाए कि अब अपराधियों में जरा भी खौफ नहीं रह गया, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में असलहों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया है कि पार्टी में असलहों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये पार्टी जो है निजी पार्टी थी, उनके घर में बंद कमरे में पार्टी थी, या किसी जो है बारात और किसी के यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं असलाह का दुरुपयोग जो है असलाधारी कर रहे हैं, इसको अपना फैशन बना रहे हैं, इसको अपनी शौकीनी में इसको लेते हैं। आज लोग लेता है तो कम से कम अपनी जीवन रक्षा के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग गलत तरीके से होता है और यही गलत दुरुपयोग आत्मघाती बन जाता है और किसी न किसी व्यक्ति का जान ले लेता है। बिल्कुल, घायल की स्थिति अभी क्या है संतोष, आपसे जानना चाहेंगे। प्रियंका, मैंने बताया कि रात्रि करीब 11:30 पर जो है मंडलीय अस्पताल में घायल अवस्था में, गंभीर रूप से घायल अवस्था में अभिजीत सिंह पहुंचा है। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को वाराणसी के ट्रामा सेंटर पर भर्ती करा गया। पुलिस के अनुसार अभी स्थिति गंभीर है और उसका इलाज जारी है। संतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घायल को जिस रिवॉल्वर से गोली लगी है, जिस बंदूक से गोली लगी है, क्या वो लाइसेंसी थी या फिर अवैध तरीके से थी, और पुलिस इस मामले पर अब क्या कर रही है? पुलिस इस मामले में जो है तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है। वहां पे 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और असलाह जो है लाइसेंसी है और उन्हीं लोगों में से एक लोगों का है। पुलिस ने असलाह को जब्त किया है, इसकी कार्रवाई चल रही है। अभी पुलिस इसका खुलासा जो है कुछ देर में करेगी, लेकिन अभी पुलिस चुप्पी साधी है। संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पहला मामला नहीं है जब असलहे का इस तरीके से प्रयोग किया गया कि किसी व्यक्ति की जान पर बनाई हो। इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं जहां पर असलहे का प्रयोग घातक साबित हुआ है। तो पुलिस प्रशासन इस पर क्या कदम उठा चुका है अभी तक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अपराधियों को एक संदेश भी दिया जाना चाहिए। देखिए, अपराधियों का जो संदेश है वो पुलिस का हमेशा से रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है। लेकिन जो बारात में शोपीस में लोग गोली चलाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं, ये इस चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कठोर कानून भी बनाया है। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करने की, उनको 3 दिन की सजा का भी प्रावधान बनाया। लेकिन कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग बड़े आदमी नहीं कर पाते, नहीं इसका करते आकलन, और कहीं न कहीं इसका हर्ष फायरिंग करके असलहे का दुरुपयोग करते हैं। मिर्जापुर में कई थानों क्षेत्रों में बारातों में जो है फायरिंग की गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो पुलिस ने यहाँ पे 19 थानों के सभी क्षेत्र में जो इतने इंस्पेक्टर हैं तैनात हैं, थाने में जो इंस्पेक्टर तैनात हैं, वो गेस्ट हाउसों के आसपास जो है कुछ दिनों तक लगातार इसकी आक्रमण की गई है। बारात के पीछे पुलिस लगाई गई है, कई जगह कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया गया है। लेकिन प्रशासन की बात माने तो उस पर कार्रवाई तेजी से चल रही है, लेकिन पुलिस कहां तक किसके पीछे लगेगी जब तक हम इसके प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे और असलाह को असलहे की तरह अपने सुरक्षा के अंतर्गत रखेंगे नहीं, रख रखाव सही नहीं होगा,
तो कहीं न कहीं ये प्राणघातक हमले या घातक चीजें होती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा की। दिन दहाड़े युवक को गोली लग गई, हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो चुका है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताते चले कि युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत कनपुरा घाटी पर ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दबकर मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में सवार कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से वर्धा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया है। आपको बताते चले कि यह ट्रैक्टर अनाज से लदा था। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर पलटने से यह हादसा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अचानक हुई इस घटना से हालांकि बता दें कि इलाके भर में हड़कंप का माहौल फैला हुआ है। बता दें आपको कि ये अनाज से भरा हुआ ट्रैक्टर था जो कि मंडी जा रहा था। इसमें कई लोग सवार थे और यह हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच पड़ताल में जुट गई है। और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि वो ट्रैक्टर है जो कि पलट गया अनियंत्रित होकर, और पुलिस वहां पर मौजूद है और बारीकी से जांच कर रही है। ये अनाज से भरा ट्रैक्टर था जो कि पलट गया और अनियंत्रित होकर इस ट्रैक्टर के पलटने से एक व्यक्ति जो कि ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में देर रात को महोत्सव समिति की व्यवस्थाओं की पोल खुलने का वीडियो सामने आया है। दरअसल बताते चले कि वायरल वीडियो में देर रात को मुक्तकाशीय मंच पर बॉलीवुड सिंगर सचेत और परंपरा की परफॉर्मेंस चल रही थी। परफॉर्मेंस खत्म होने से करीब 20 मिनट पहले ही अचानक से एक कुत्ता स्टेज पर आ गया। एक तरफ से चढ़कर वो स्टेज के दूसरी तरफ उतर गया। लेकिन वहीं इस कुत्ते के स्टेज पर आने से अधिकारियों की व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आगरा में G20 समिट के दौरान शहर में घूमने वाले कुत्तों की वजह से कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर आवारा कुत्तों को पकड़ने की बात कही थी। लेकिन ताज महोत्सव में देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन के ये दावे सभी हवाई साबित हो गए हैं। और आगरा से हमारे संवाददाता अजय यादव अधिक जानकारी के साथ इस खबर के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, ताज महोत्सव की तैयारियां तो भरपूर हैं, लेकिन इस तरीके के वीडियो सामने आना जहां पर स्टेज पर सिंगर की परफॉर्मेंस चल रही है और वहां पर किसी जानवर का घुस जाना क्या दर्शाता है अजय? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, आगरा में चल रहा ताज महोत्सव चल रहा है। इसको लेकर यहाँ पर अपने जो बॉलीवुड सिंगर है सचेत और परंपरा की परफॉर्मेंस चल रही थी। इसी दरमियान एक अचानक स्वान स्टेज पर चढ़ आता है। एक तरफ से स्वान चढ़ता है तो दूसरी तरफ से स्वान निकल जाता है। तो इसको लेकर वहाँ एकदम माहौल थोड़ा स्टेज पर बहरीज सा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां नगर निगम और स्मार्ट सिटी दावे करती है, तो इस तरह का अगर वहां वाकया हो रहा है इतने बड़े शो को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ नजर आती है अधिकारियों की। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो कि
इतने भव्य तरीके से आयोजित किया गया है और 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। हालांकि इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, जहां पर जानवर एक मंच पर, इस भव्य मंच पर चढ़ जाता है और अधिकारी वहां पर कुछ नहीं कर पाते, क्या ये व्यवस्थाओं की खुलेआम पोल खोलता हुआ नजर नहीं आता अजय? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि व्यवस्थाओं की पोल सीधे सीधे खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का माहौल जिस तरह से यहाँ बन रहा है। क्योंकि अभी G20 समिट भी हुआ था आगरा में, इस दौरान शहर में जितने घूमने वाले आवारा स्वाम या बोले कुत्ते थे आवारा, जो इनको पकड़ने के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च किए थे और पकड़ने की बात कही थी। लेकिन इसको देखने के बाद भी यहाँ ताज महोत्सव में ऐसा हो जाता है, जो नगर निगम की और जिला प्रशासन की जो दावे हैं वो सिर्फ हवाई नजर आते हैं। जी बिल्कुल अजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आगरा में G20 समिट के दौरान शहर में घूमने वाले जानवरों के लिए, खासकर कुत्तों के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं ये हवाई जरूर साबित होते हैं। अजय, आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि अभी जो ये महोत्सव चल रहा है वो अभी कितने दिन और चलेगा और इसमें किस तरीके की तैयारियां अभी तक की गई हैं? देखिए, ताज महोत्सव ये 10 दिन चलता है, करीबन 1 तारीख तक चलेगा ये ताज महोत्सव है। लेकिन किस तरह से अगर अव्यवस्थाओं का माहौल अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जिला अधिकारी स्वयं मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए थे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे। लेकिन इस तरह से अगर किसी सामने से कोई चीज अगर प्रदर्शित हो रही है मंच पर, किसी को अगर श्वान और कुत्ते ने अगर नहीं काटा, अगर वहाँ किसी को अगर काट लेता, इस तरह से अगर वहाँ व्यवस्था अगर बिगड़ जाती, क्योंकि ये सिंगर प्लेबैक जो आए हुए थे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो इस तरह की अगर कोई घटना अगर होती तो सीधे सीधे अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आती थी इसमें। तो इसको लेकर यह जिला अधिकारी भी अचानक से चौंक गए और काफी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने उस श्वान को तिलपराम से ताज महोत्सव से भागाया था। जी बिल्कुल अजय, आपकी वहां पर मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी इस घटना को लेकर, उनका इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, उनका सीधे ये कहना है कि कहीं न कहीं क्योंकि तिलपराम में कई रास्ते हैं तो वहां से ये अंदर आ गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अंदर तो आ जाना, ताज महोत्सव बहुत बड़े एरिया में लग रहा है। तिलपराम का काफी बड़ा एरिया है जिसमें ताज महोत्सव और शिल्पियां अपनी स्टॉलें, दुकानें वगैरह लगाए हुए हैं। लेकिन वहां मंच पर चढ़ जाना, ये साफ साफ लापरवाही नजर आती है। क्योंकि अगर इसमें किसी की लापरवाही है तो नगर निगम कर्मचारी है, तो उनके अगर लापरवाही है तो उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, जिसकी जांच की बात कही गई है। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये घटना तो हुई जहां पर मंच पर एक कुत्ता चढ़ाया और व्यवस्थाओं की उसने पोल खोल दी, लेकिन बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां अभी तक की गई हैं और ये कब होने वाला है और क्या ये यहीं पर आयोजित किया जाएगा जहां कई अधिकारी मौजूद रहेंगे? चलिए, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो बता दें आपको कि ताज महोत्सव आयोजित किया गया है जो कि 10 दिनों तक ये चलेगा, 1 मार्च तक ये चलेगा ताज महोत्सव। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं आगरा के ताज महोत्सव की, वो सच में ये दावों को हवाई साबित करने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि जब सचेत और परंपरा का परफॉर्मेंस चल रहा था, जो कि एक जाने माने सिंगर हैं और उनका परफॉर्मेंस चल रहा था, इसी दौरान एक कुत्ता मंच पर चढ़ आया और जिला प्रशासन ने, हालांकि जो ये दावे किए गए थे नगर निगम की तरफ से, उस पर रिपोर्ट जरूर मांगी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।